नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है डे 32। तो पिछले 31 दिनों से लगभग पूरा एक महीना हो चुका है आप रोजाना एक पेज ल्यूसेंट का पढ़ रहे हैं। हालांकि ये धीमी गति है, लेकिन एक पेज ये मानते हुए कि आपको और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती होंगी, तो उस हिसाब से ये एक स्लो रिवीजन है। लेकिन अगर आप इसको ध्यानपूर्वक करेंगे तो एक समय के बाद ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पेज नंबर 31 पर कल हमने क्या जानकारी हासिल करी थी? हमने विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन, सोसाइटी, इकोनॉमी आदि के बारे में पढ़ा था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखा था और बहमनी की शुरुआत हो गई थी कि बहमनी के संस्थापक हमने बहमन शाह को देख लिया था और उनके पुत्र जो कि उनके बाद गद्दी पर बैठे। इसके अलावा बहमनी शासकों का क्रम एक टेबल में वहां पर था। आज इस पेज पर बहमनी साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रांतीय साम्राज्य, हम जौनपुर और कश्मीर के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। एक नजर इसकी वर्कबुक पर डाल लेते हैं। इस पेज नंबर 32 के अगेंस्ट हमने जो प्रश्न बनाए हैं आप देखिए। आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ये व्हाट्सएप चैनल पर भी अवेलेबल है। कुल 41 प्रश्न हैं जो इस पेज नंबर 32 के अगेंस्ट बनाए गए हैं। तो देख लेते हैं क्या जानकारी है यहां पर। ताजुद्दीन फिरोज जो कि बहमनी वंश का एक प्रसिद्ध शासक है, क्या जानकारियां हैं उसके बारे में? फिरोजाबाद, ये भीमा नदी के तट पर बसा हुआ फिरोजाबाद है। इसके अलावा फिरोज ने खगोलिकी, एस्ट्रोलॉजी, तो खगोलिकी को भी उसने प्रोत्साहन दिया। दौलताबाद के पास उसने एक वेधशाला भी बनवाई, एक ऑब्जर्वेटरी बनवाई उसने नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए। और फरिश्ता जो कि बहमनी साम्राज्य में इतिहासकार है, विद्वान है, वो बताता है कि फिरोज बहुभाषी, उसको फारसी आती थी, उसको अरबी आती थी, उसको तुर्की आती थी और निश्चित तौर पर जिस क्षेत्र में वो शासन कर रहा था तो उसको स्थानीय भाषाएं तेलुगु, कन्नड़, मराठी, तो कई भाषाओं का ज्ञाता था। फिरोज शाह का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक सुधार कह लीजिए कि बड़े स्तर पर हिंदुओं को प्रशासन में सम्मिलित करना। चौल और दभोल इस समय के प्रमुख बंदरगाह थे, चौल और दभोल। यहां पर देखिए 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, अर्थात बहमनी साम्राज्य के जो 4 प्रांत थे, तो बहमनी साम्राज्य में प्रांत को कहा जाता था तरफ। तो ये 4 तरफ कौन थे? दौलताबाद, बरार, बीदर, गुलबर्गा। और यहां पर ये जो गवर्नर होते थे प्रांतों के, प्रांतपति, या चूंकि प्रांत को तरफ कहा गया है तो गवर्नर को बोल दिया गया तरफदार। तो क्या उनके टाइटल थे? दौलताबाद में मसनद ए आली, बरार में मजलिस ए आली, बीदर में अजाम ए हुमायूं और गुलबर्गा में कहा जाता था मलिक नायब। समझिए कि उपाधियां थी उनकी। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि किसने बहमनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा करके बीदर में स्थापित करी और साथ ही साथ उसने बीदर का नाम भी परिवर्तित कर दिया। उसने बीदर का जो नाम रखा वो मुहम्मदाबाद रखा। तो इस तरह के डिस्टरबेंस हो जाते हैं। तकनीकी तौर पर मैं बहुत सक्षम नहीं हूं, तो ये गायब हो गया था तो समझ में नहीं आ रहा था करूं क्या। खैर आ गया। तो बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा गया। मोहम्मद तृतीय का शासनकाल
एक व्यक्ति की वजह से महत्वपूर्ण हो गया। एक व्यक्ति जो बहमनी के सुल्तानों से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, खासतौर पर इतिहास में। बिना महमूद गवाह को पढ़े बहमनी का इतिहास अधूरा है। तो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में महमूद गवाह को प्रधानमंत्री बनाया गया था और उसको ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई थी। दुर्भाग्य ये कि मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ही महमूद गवाह को फांसी भी दे दी गई, योग्यतम प्रधानमंत्री जो बहमनियों को कभी भी मिला था। महमूद गवाह सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं था, उसने बीदर में एक महाविद्यालय, स्कूल, मदरसा स्थापित किया था और वो महाविद्यालय रिहायशी था, यानी कि वहां पर विद्यार्थियों और टीचर्स के रहने की व्यवस्था थी। उन्हें भोजन, कपड़ा सब कुछ राज्य की ओर से दिया जाता था। और एक किताब है जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से, रियाजुल इंसा। रियाजुल इंसा महमूद गवाह के पत्रों का संकलन है। रियाजुल इंसा, ध्यान रखिएगा। निकितीन, जो कि रूस से आया हुआ एक यात्री था 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पे बीदर में, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये घोड़ों का व्यापारी था। लेकिन जैसा मैंने शायद पिछले लेक्चर में भी बताया था, एक ही घोड़ा लेकर के आया था ये, और भारत में आके इसको बड़ी निराशा हुई। इसको लगा कि इसका घोड़ा हाथों हाथ बिक जाएगा, इसको अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन इसको मेहनत करनी पड़ी उस एक घोड़े को बेचने के लिए। तो ये किसके समय में आया था? मोहम्मद तृतीय के समय में। तो मोहम्मद तृतीय के समय की दो बातें महत्वपूर्ण हो गई, महमूद गवाह का प्रधानमंत्री बनना और महमूद गवाह को फांसी दे देना, और निकितीन का ट्रैवल करना। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रांत था या तराफ था, बीजापुर, गुलबर्गा। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक है। इसकी मृत्यु के बाद ही बहमनियों का डिसइंटीग्रेशन हो गया, बहमनियों का विभाजन हो गया और बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में प्रकट हुआ। ये पांचों स्वतंत्र राज्य और इनके संस्थापक और वहां पर कौन सा वंश स्थापित हुआ, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीजापुर में आदिल शाही वंश था, अहमदनगर में निजाम शाही, बरार में इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही और बीदर बरीद शाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहमनी के विघटन के बाद 5 राज्य कौन से बने और वहां पर कौन से राजवंश की स्थापना हुई। आदिल शाही, निजाम शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही। वैसे अगर आप इनके संस्थापकों के नाम याद कर लें तो राजवंश के नाम याद करने में दिक्कत नहीं होगी। बीजापुर का संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह, तो आदिल शाह, आदिल शाही वंश। बरार में इमाद शाही है, संस्थापक है फतेह उल्लाह इमाद शाह, इमाद शाह से इमाद शाही। गोलकुंडा का संस्थापक है कुली कुतुब शाह और कुतुब शाह से कुतुब शाही। और अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद संस्थापक है बीदर का, तो बरीद शाही। आपको ध्यान है दिल्ली सल्तनत में बरीद एक प्रशासनिक अधिकारी भी है, एक दबीर है, एक बरीद है। लेकिन यहां पर देखिए निजाम शाही, मलिक अहमद, यहां पर जरा कोई कोड नहीं मिल रहा है। तो निजाम शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन को कई भागों में, कई विभागों में बांट दिया था और 8 मंत्रियों को नियुक्त कर दिया था। यहां पर उन मंत्रियों के नाम दिए गए हैं। हालांकि अगर आप पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे जो पिछले 33 सालों के उपलब्ध हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा में मैंने नहीं देखा कभी कि बहमनी से उनके किसी मंत्री के पद का नाम पूछा गया हो या उसका कार्य पूछा गया हो। हाँ, फिरोज को पूछा गया है, महमूद गवाह को पूछा गया है, बहमन शाह को पूछा गया है, विजयनगर बहमनी टकराव के कारण पूछे गए हैं, लेकिन ये सब नहीं पूछा गया है। फिर भी एक नजर डाल लेते हैं। वकील सल्तनत, ये बहमनी सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था
उसकी अनुपस्थिति में सारे कार्य करता था। एक तरीके से नंबर 2 था ये, दिल्ली सल्तनत के मलिक नायब के समान। वकील कुल, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण, यहां लिखा है वकील को छोड़ करके, वकील को छोड़कर मतलब वकील सल्तनत को छोड़ करके उसके कार्यों का निरीक्षण नहीं कर सकता था ये। समझ लीजिए प्रधानमंत्री जैसा था ये। अमीर जुमला, अर्थ विभाग यानी कि राजस्व, रेवेन्यू। वजीर ए अशरफ, विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों को देखता था। नाजिर भी अर्थ विभाग, फाइनेंस से संबंधित था। पेशवा, जो कि आगे चल करके एक वंश के तौर पर यह नाम आएगा, पेशवा मराठों में प्रधानमंत्री हैं। यहां पर यह वकील सल्तनत का सहायक है। वकील सल्तनत जो कि बहमनी में सम्राट के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। सद्र ए जहां, जो दिल्ली सल्तनत में सद्र ए सुदूर है वही यहां पर सद्र ए जहां है। न्याय विभाग, धर्म विभाग और दान विभाग का अध्यक्ष। सरखेल या साखे खेल, सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए एक विशेष सैनिक दल, व्यक्तिगत अंगरक्षक जिनकी जिम्मेदारी है महल और राजा की सुरक्षा करना। अधिकारी है इसका, हेड है इसका सरे नौबत। बीजापुर के शासक हैं अली आदिल शाह और उनको सूफी कहा जाता है। अकबर से पहले उन्होंने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उनके पास एक पुस्तकालय था जिसका अध्यक्ष उन्होंने एक संस्कृत के विद्वान वामन पंडित को बनाया था और उनके उत्तराधिकारियों ने भी संस्कृत और जो स्थानीय भाषा थी मराठी उसको प्रश्रय दिया। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। किताबे नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना हुई। मैंने कल के लेक्चर में जिक्र किया था कि कैसे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में हिस्ट्री के पेपर में ल्यूसेंट से प्रश्न आ रहे हैं, तो वहां पर एक जानकारी थी कि मधुरा विजयम, गंगा देवी की रचना, ये बुक भी पूछी गई, किताबे नौरस। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, गीत की एक पुस्तक, संगीत की एक पुस्तक। नौरसपुर नाम से उसने नई राजधानी बनाई। नौरसपुर, संगीत में उसकी रुचि समझ में आ रही है। व्यापक दृष्टिकोण के कारण वो जगत गुरु कहलाता था। यहां पर व्यापक दृष्टिकोण से मतलब है कि धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव ना करना। उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए। महाराष्ट्र धर्म में जो केंद्र है वो है पंढरपुर, विष्णु का एक रूप विठोबा। धार्मिक आंदोलन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, हैदराबाद चार मीनार का निर्माता। चारों जो यहां पर ऊंचाई वगैरह दी गई है, हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इसके अलावा दो और प्रसिद्ध इमारतें, इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज। इब्राहिम रौजा जो है वो मकबरा है इब्राहिम आदिल शाह का, और गोल गुंबज एक विशाल एकल गुंबद। थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में। तो इस तरीके से यहां पर बहमनी साम्राज्य समाप्त हो जाता है। और जिस प्रकार से विजयनगर और बहमनी दिल्ली सल्तनत से अलग हुए, उसी प्रकार से उत्तर, पश्चिम और पूर्व के अन्य इलाके भी स्वतंत्र हो गए। तो यहां पर स्वतंत्र प्रांतीय राज्य आरंभ हो गए हैं। शुरुआत हो रही है जौनपुर से, उसके बाद हम पढ़ेंगे कश्मीर। तो जौनपुर नगर
की स्थापना तो करी थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई, अपने कजन मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर बसाया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो मौलिक नाम था वो जूना खां या जौना खां था, तो उसी के नाम पर जौनपुर बसाया गया। जौनपुर में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने करी थी। ख्वाजा जहान कहा जाता था उसको, और ख्वाजा जहान को फिरोज शाह तुगलक ने मलिक उस सर्क, पूर्व का स्वामी का टाइटल दिया था, उपाधि दी थी। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने नहीं, फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासकों में मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, अंतिम शासक हुसैन शाह। जौनपुर के ऊपर एक बार पुनः दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण बहलोल लोदी के समय में हुआ। महत्व क्या है? जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। आप लोग थोड़ा गूगल करके ढूंढिए, सिराज शहर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध था फारस में। तो जौनपुर में अटाला देवी की मस्जिद, जो कि इब्राहिम शाह ने बनवाई, और यहां पर मूलतः अटाला देवी मंदिर था जो कि कन्नौज के शासक विजय चंद्र ने बनवाया था, उसको तोड़ करके अटाला देवी मस्जिद बनाई गई। हुसैन शाह सरकी के द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद और झंझरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, ये सब जानकारियां हैं। पीर बोधन नाम के सूफी संत का जिक्र है जो एक संगीतकार भी था। तो जौनपुर के बारे में संक्षिप्त सी जानकारियां यहां पर हैं। कश्मीर, सुहादेव का जिक्र होता है 1301 में, जो कश्मीर में शासन कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रथम मुस्लिम वंश शाहमीर। शाहमीर के द्वारा सत्ता की स्थापना की गई। राजधानी इंद्रकोट। बाद में अलाउद्दीन ने राजधानी को इंद्रकोट से हटा करके अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में स्थापित कर दिया। इसी में एक शासक है सिकंदर शाह, जिसको बुत सिकन कहा गया है। उसने बड़े पैमाने पर मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा। लेकिन कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण शासक, जिसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, वो है जैनुल आबिदीन। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक विकास की बात हो, चाहे आर्थिक विकास की बात हो, जैनुल आबिदीन कश्मीर के शासकों में कभी भी किसी भी समय में सबसे महान है। उसने जजिया हटा दिया, गौवध को निषिद्ध कर दिया, सती प्रथा पर से। अब देखिए, उसने जजिया हटाया ताकि जो गैर मुस्लिम थे उनको धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना ना करना पड़े। उसने गौवध को निषिद्ध कर दिया ताकि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। लेकिन सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया, क्योंकि उस समय हिंदुओं का कहना था कि ये हमारी धार्मिक रीति रिवाज है। जैनुल आबिदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्रीय भट्ट उसका न्याय मंत्री था। इससे आगे की जानकारी अगले पेज पर होगी। जैनुल आबिदीन ने, जितना भी आपको उसके बारे में पता चल जाए, लेकिन पीछे नहीं भागना है। नॉर्मल कोर्स में आपके सामने जानकारी आ जाए कि जैनुल आबिदीन ने ये किया, वो किया, वो देख सकते हैं आप। तो ये इसकी वर्कबुक है। इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें और अपनी कॉपी में देख करके भरें। उसके बाद प्लेन वर्कबुक को आप इस्तेमाल करें, कभी भी अपने आप को जांचने के लिए कि आपको कितनी चीजें याद हैं और कितनी चीजें नहीं याद हैं।